नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में 6 सेगमेंट दिया गया है, MNOPQR, और उसका सेगमेंट एसेट, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रेवेन्यू दे दिया गया है। और चीफ अकाउंटेंट का यह ओपिनियन है कि M सेगमेंट और N सेगमेंट सिर्फ रिपोर्ट होना चाहिए, बाकी रिपोर्ट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको डिस्कस करना है कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन है, कौन नहीं है। तो जो भी सेगमेंट का सेगमेंट एसेट या फिर सेगमेंट रिवेन्यू या सेगमेंट रिजल्ट 10% ऑफ टोटल एसेट, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिजल्ट से क्रॉस करता है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस तरह का हम लोग कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले सारा सेगमेंट का एसेट लिखेंगे और फिर एसेट का कितना परसेंटेज है वो, फिर रिवेन्यू लिखेंगे, रिवेन्यू का कितना परसेंटेज है वो, रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट का कितना परसेंटेज है वो, और लास्टली रिपोर्टेबल है या नहीं है वो लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सारा सेगमेंट लिख दिए, MNOPQR, उसका एसेट भी लिख दिया हम लोग पूरा, और टोटल देखिए कि टोटल एसेट कितना है। टोटल एसेट 200 निकला। तो अब M का कितना परसेंट है एसेट, 40 आउट ऑफ 200, 20%। N का कितना एसेट है, 80 आउट ऑफ 200, 40%। O के पास कितना एसेट है, 30 आउट ऑफ 200, 15%। इसी तरह से हम लोग MNOPQR का एसेट का परसेंटेज निकाल लिए। अब रिवेन्यू दिया गया है 300, 620, 80, 60, 80, 60, और टोटल है 1200। तो रिवेन्यू का भी कितना परसेंटेज होगा वो भी हम लोग निकाल लिए। अब रिजल्ट का बारी आता है, तो रिजल्ट का डेटा भी लिख देते हैं। क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही है, 50, -190, 10, 10, -10, 30, टोटल -100। तो इसका ही परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसमें एक कैच है। इसमें हम लोग बेस लेते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी हायर है। तो यहाँ पर कौन सा हायर है, यहाँ पर देखिए लॉस है कितना, 190 लॉस है और -10, यानी कि 200 लॉस है। और प्रॉफिट कितना है, 50 + 10 + 10 + 30, 100 है प्रॉफिट और 200 है लॉस। तो बड़ा क्या है, लॉस। तो लॉस को बेस लेकर के हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो पहला परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 50 आउट ऑफ -100 नहीं, 50 आउट ऑफ 200, क्योंकि 200 जो लॉस है वो बड़ा है। यहाँ पर हम लोग उसी को बेस लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो बड़ा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में कौन बड़ा है, 200, लॉस बड़ा है, तो लॉस वाला को बेस लेंगे। इसीलिए एम का अगर रिजल्ट परसेंटेज निकालेंगे तो 50 आउट ऑफ 200, एन का रिजल्ट परसेंटेज 190 आउट ऑफ 200 इंटू 100, ओ का 10/200, फिर पी का 10/200, और इसी तरह से हम लोग आर तक निकाल लेंगे रिजल्ट का परसेंटेज। अब अगर एसेट, रिवेन्यू और रिजल्ट किसी का परसेंटेज भी 10 से अबव है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सारा सेगमेंट रिपोर्टेबल है। लेकिन क्वेश्चन में जो चीफ अकाउंटेंट था उसका ओपिनियन था कि खाली एम और एन रिपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ रिपोर्ट करना चाहिए, सारा सेगमेंट को। तो ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल, अकाउंटेंट इज नॉट करेक्ट इन आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट। इस सवाल में कहता है कि कंपनी जब अपना इंटर सेगमेंट सेल करता है तो उसको करता है कॉस्ट लेस 10%, यानी कि 90% ऑफ कॉस्ट में इंटर सेगमेंट सेल करता है। लेकिन मार्केट प्राइस जो है वो 25% अबव कॉस्ट है। तो ये जो पॉलिसी वो अडॉप्ट किया है कंपनी, ये करेक्ट है या नहीं है, ये आपको बताना है। अब AS17 की माने तो जो भी इंटर सेगमेंट ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी रहेगा ना, वो कंपनी अपने मुताबिक कर सकता है, लेकिन जो भी करेगा वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। तो चलिए इसको रीड करते हैं। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायर्स दैट इंटर सेगमेंट ट्रांसफर शुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस दैट इंटरप्राइज एक्चुअली यूज टू प्राइस दिस ट्रांसफर। द बेसिस ऑफ प्राइसिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर and any change therein should be disclosed in the financial statements. Hence, the enterprise can have its own policy. Enterprise can have its own policy for pricing inter-segment transfers, and hence inter-segment transfer may be based on cost, below cost, or market price. However, whichever policy is followed, the same should be disclosed and applied consistently. Therefore, in the given case, inter-segment transfer pricing policy adopted by the company is correct if followed consistently. कहने का मतलब यही है कि अगर ट्रांसफ़र करेगा तो उसको प्राइस पे ही ट्रांसफ़र करो। अब ये जो प्राइस है, ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है, ये बेस्ड ऑन कॉस्ट भी हो सकता है, बिलो कॉस्ट हो सकता है, मार्केट प्राइस हो सकता है, लेकिन जो भी होगा उसे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब इस सवाल में मेसर्स XYZ लिमिटेड का 3 सेगमेंट है, XYZ, जिसका टोटल एसेट है 10 करोड़। सेगमेंट X का 2 करोड़, सेगमेंट Y का 3 करोड़ और सेगमेंट Z का 5 करोड़। उसमें से डेफर्ड टैक्स एसेट भी इंक्लूडेड है एसेट में। X में 0.50 करोड़ का डेफर्ड टैक्स एसेट है, Y में 0.40 करोड़ का और Z में 0.30 करोड़ का।
अब अकाउंटेंट कहता है कि ये तीनों सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है, हम लोगों को कमेंट करना है। तो हम लोगों को मालूम है कि सेगमेंट रिपोर्टेबल कब होता है, जब उस सेगमेंट का जो भी एसेट है वो 10% ऑफ टोटल एसेट क्रॉस कर जाए तब। लेकिन यहाँ पर जो एसेट दिया हुआ है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट भी जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो टोटल एसेट जो है 10 करोड़, उसमें से डेफर्ड टैक्स एसेट हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? 10 करोड़ माइनस 0.5 माइनस 0.4 माइनस 0.3, तो सारा डेफर्ड टैक्स हटाएं टोटल में, तो कितना रिवाइज टोटल एसेट निकला? 8.8 करोड़। अब सेगमेंट एक्स, सेगमेंट वाई, सेगमेंट जेड में भी तो इंडिविजुअली डेफर्ड टैक्स एसेट घुसा हुआ है, उसको भी हटाएंगे। तो एक्स में हटाएंगे तो 2 करोड़ माइनस 0.5 करोड़, 1.5 करोड़ निकल के आता है। सेगमेंट वाई में हटाएंगे तो 2.6 करोड़ निकल के आएगा, 3 करोड़ माइनस 0.4 करोड़। और सेगमेंट जेड में हटाएंगे तो 4.7 करोड़ निकल के आएगा, 5 करोड़ माइनस 0.3 करोड़। अब हम लोग को मालूम चल गया है कि टोटल है 8.8 करोड़ और इंडिविजुअल है एक्स का 1.5 करोड़, वाई का 2.6 करोड़ एंड सेगमेंट जेड का 4.7 करोड़। अब इसमें देखने से ही लग रहा है कि तीनों सेगमेंट में 10% ऑफ टोटल एसेट से ज़्यादा है, इसलिए ये सारा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर रीड कर लें। अब इस सवाल में आपको सेगमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है और सारा डेटा दिया गया है, तो चलिए सेगमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। सेगमेंट रिपोर्ट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? कॉलम इस प्रकार से बनाते हैं, पर्टिकुलर्स और जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का कॉलम बनाते हैं और टोटल भी लिखते हैं साथ साथ, ताकि हम लोग को टोटल में भी मालूम चल सके और हर डिपार्टमेंट का भी मालूम चल सके। अब हम लोग क्या क्या यहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं सेगमेंट रिपोर्ट में? पहला सेगमेंट रिवेन्यू, दूसरा सेगमेंट रिजल्ट, तीसरा सेगमेंट एसेट और चौथा सेगमेंट लाइबिलिटी, फिर सेगमेंट कैपेक्स, सेगमेंट डेप्रिसिएशन, सेगमेंट नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो 7 डिस्क्लोजर होता है, याद कैसे रखिएगा? रिवेन्यू, रिजल्ट, एसेट, रिवेन्यू, रिजल्ट, एसेट। अब एसेट आया तो लाइबिलिटी भी आएगा, और एसेट लाइबिलिटी आया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन भी आएगा। अब सिंस डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, इसीलिए सेगमेंट का अदर नॉन कैश एक्सपेंस भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेगमेंट रिवेन्यू। अब सेगमेंट रिवेन्यू में एक्सटर्नल सेल्स भी आता है, इंटर सेगमेंट सेल्स भी आता है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल सेल्स लिख देते हैं तीनों डिपार्टमेंट का। फोर्जिंग डिपार्टमेंट का हम लोग का एक्सटर्नल सेल्स दिया हुआ है, जो एक्सपोर्ट सेल है वो एक्सटर्नल सेल है, और जो अदर डोमेस्टिक सेल है वो भी एक्सटर्नल सेल ही है। तो 6135 प्लस 90, 6225 निकल के आया फोर्जिंग डिपार्टमेंट का एक्सटर्नल सेल्स, और ब्राइट बार डिपार्टमेंट और फिटिंग डिपार्टमेंट का एक्सटर्नल सेल्स सीधा सीधी दिया हुआ है, तो हम लोगों ने वहाँ से डेटा को निकाल के लिख दिया। इसके बाद इंटर सेगमेंट सेल भी लिखा हुआ है, तो इंटर सेगमेंट सेल को भी हम लोग को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं फॉर्जिंग डिपार्टमेंट में। फॉर्जिंग डिपार्टमेंट में लिखता है सेल्स टू ब्राइट बार डिवीजन, ये तो इंटर सेगमेंट सेल है तो इसको ऐड कर देंगे 4575। ब्राइट बार की बात करें तो यहाँ पर लिखा है सेल्स टू फिटिंग डिवीजन 45, तो यहाँ से 45,000 है, ये इंटर सेगमेंट सेल है ब्राइट बार के लिए। और फिटिंग डिपार्टमेंट में देखें तो वहाँ पर कोई भी इंटर सेगमेंट सेल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का टोटल सेगमेंट रिवेन्यू निकल के आता है। कैसे निकल के आया? एक्सटर्नल सेल्स प्लस इंटर सेगमेंट सेल। अब हम लोग को मालूम चल गया टोटल सेगमेंट रिवेन्यू। अब जो हम लोग का निकला टोटल सेगमेंट रिवेन्यू, उसमें से हम लोग लेस कर देंगे इंटर सेगमेंट सेल्स। अब ये टोटल में लेस कर देंगे, तो अगर लेस करना ही था तो लिखे क्यों थे? लिखे इसलिए थे क्योंकि हम लोग को दिखाना था कि इंटर सेगमेंट सेल कितना किए हैं। लेकिन अब इंटर सेगमेंट सेल का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो कंपनी के अंदर में ही सेल किए हैं, इसीलिए इसको टोटल में लेस करके दिखा दिए कि एक्चुअल में हम लोगों का नेट में सेगमेंट रेवेन्यू कितना आया है। अब सेगमेंट रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट क्या होता है? जितना कमाए हैं माइनस एक्सपेंस, तो कितना कमाए हैं वो दिखा हुआ है नीचे वाले डेटा में, प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब EBIT। तीनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है तो लिख दिया हम लोगों ने। अब इसमें से हेड ऑफिस का जो भी कॉस्ट है उसको लेस करना पड़ेगा टोटल में, और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है उसको लेस करना पड़ेगा टोटल में, तभी निकल के आएगा कंपनी रिजल्ट। तो हम लोगों ने लेस कर दिया और कंपनी रिजल्ट निकल के आया 98। अब सेगमेंट एसेट की बात करें तो सेगमेंट एसेट में नॉन करंट एसेट्स आएगा और करंट एसेट्स आएगा, तो वो दोनों को ऐड कर दिया तो निकल के आया हम लोगों का टोटल। अब हम लोगों को हेड ऑफिस का एसेट भी जोड़ना है, क्योंकि ऑल इन ऑल हम लोगों को तो पूरा कंपनी का ना दिखाना है रिपोर्ट, इसीलिए हम लोग टोटल में ऐड कर दिए हेड ऑफिस का एसेट भी। तो हम लोग का कंपनी एसेट निकल के आ गया। अब सेगमेंट लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो सेगमेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो दिया हुआ है वो सारा हम लोगों ने यहाँ कॉपी कर दिया, प्लस हेड ऑफिस का जो लाइबिलिटी है वो टोटल में हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो निकल के आ गया कंपनी का भी लाइबिलिटी। और कैपेक्स, डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंस तो दिया हुआ ही नहीं है। अब क्विकली रिवाइज करते हैं कि क्या किया। सबसे पहले हम लोग सेगमेंट रिवेन्यू लिखे, उसमें एक्सटर्नल सेल्स भी लिखे, इंटर सेगमेंट सेल भी लिखे। एक्सटर्नल सेल्स में एक्सपोर्ट भी आता है, डोमेस्टिक सेल भी आता है, ठीक है। अब जैसे ही टोटल सेगमेंट रिवेन्यू आया उसमें से हम लोग इंटर सेगमेंट
सेल्स जो था उसको लेस कर दिए, लेकिन टोटल में लेस किए। फिर सेगमेंट रिजल्ट की बात आया तो इसमें जितना कमाए माइनस जितना खर्चा किए, तो कितना कमाए थे। EBIT हम लोग का दिया हुआ था प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट बोल करके, तो वो लिखे। उसमें से हेड ऑफिस का कॉस्ट एलोकेटेड जो था उसको लेस कर दिए टोटल में से, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी टोटल में से लेस कर दिए, तो कंपनी रिजल्ट आ गया। अब सेगमेंट एसेट की बात करें तो उसमें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स जोड़ दिए, फिर हेड ऑफिस का भी एसेट जोड़ दिए टोटल में। फिर सेगमेंट लाइबिलिटी का भी वैसे ही किए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जोड़ दिए और हेड ऑफिस का लाइबिलिटी भी जोड़ दिए टोटल में। उसके बाद सेगमेंट का कैपेक्स, डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंस दिया हुआ नहीं था। अब ये तो हम लोग का प्राइमरी रिपोर्ट आया जिसमें कि हम लोग 6-7 चीज़ डिस्क्लोज करते हैं, रिवेन्यू, रिजल्ट, एसेट, लाइबिलिटी, कैपेक्स, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। लेकिन क्वेश्चन में आपको जियोग्राफिकल सेगमेंट भी दिया हुआ है। ये कैसे दिया हुआ है? अब देखिए यहाँ पर आपको ज्योग्राफी के हिसाब से बोला भी है कि जो सेल हुआ है वो मालदीव्स में हुआ है, रवांडा में हुआ है और बाकी क्षेत्र में भी हुआ है। तो इसका मतलब कि ये ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी दिखा रहा है आपको। तो अगर दिखा रहा है तो हम लोगों को इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। सिंस हम लोगों ने प्राइमरी रिपोर्ट बना दिया है तो ये जो ज्योग्राफिकल सेगमेंट के हिसाब से बनाएंगे ये होगा हम लोग का सेकेंडरी रिपोर्ट। और सेकेंडरी रिपोर्ट में हम लोगों को एक्सटर्नल सेल्स दिखाना पड़ता है और कैपेक्स दिखाना पड़ता है। तो कैपेक्स तो है ही नहीं, इसीलिए खाली एक्सटर्नल सेल्स दिखा देते हैं। तो लोकल सेल हुआ था 90, रवांडा में जो सेल किए वो 300, मालदीव्स में किया 270 और अदर्स में 6135। तो टोटल निकल के आया 6795। इस सवाल में कहता है कि माइक्रोटेक लिमिटेड बैटरी बनाता है स्कूटर, कार, ट्रक के लिए और स्पेशलाइज्ड बैटरी बनाता है इन्वर्टर के लिए और यूपीएस के लिए। हाउ मेनी सेगमेंट शुड इट हैव एंड वाई? तो यहाँ तो देखने से लग रहा है कि ये दो तरह का बैटरी बनाता है, एक तो जनरल बैटरी बनाता है, एक स्पेशलाइज्ड बैटरी बनाता है। जनरल बैटरी बनाता है स्कूटर, कार, ट्रक के लिए, और एक स्पेशलाइज्ड बैटरी बनाता है इन्वर्टर और यूपीएस के लिए। तो यहाँ पर दो बिजनेस सेगमेंट होना चाहिए, एक तो जनरल बैटरीज का और दूसरा स्पेशलाइज्ड बैटरी का। लेकिन याद रखिए कि जब भी हम लोग सेगमेंट बना रहे हैं तो जो भी सेगमेंट बना रहे हैं उसका सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए। तो आंसर रीड करते हैं। इन केस ऑफ माइक्रोटेक लिमिटेड द बेसिक प्रोडक्ट इज द बैटरीज बट द रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ द बैटरी ऑफ फॉर ऑटोमोबाइल्स, मतलब स्कूटर, कार और ट्रक, एंड batteries for inverters and UPS are affected by different set of factors. In case of automobile batteries, the risk and returns are affected by government policy, road conditions, quality of automobiles, etc. Whereas in case of batteries for inverter and UPS, the risk and returns are affected by power condition, standard of living, etc. Therefore, it can be said that Microtech Limited has two business segments: automobile batteries and batteries for inverters and UPS. अब ये सवाल में सेगमेंट रिजल्ट निकालने के लिए कहा है। सेगमेंट रिजल्ट का मतलब होता है जितना कमाए माइनस जितना एक्सपेंस। तो जितना कमाए ढेर सारा दिया हुआ है, जितना एक्सपेंस वो भी ढेर सारा दिया हुआ है। तो बना देते हैं। सबसे पहले तो जितना कमाए हैं उसको लिखते हैं एक साइड में। सबसे पहले लिखा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रिवेन्यू, तो वो लिख दिया हम लोगों ने ABC और टोटल में। फिर इंटरप्राइज रिवेन्यू टोटल में दिया हुआ है, बोला है कि एलोकेट करना है 5:4:2 का रेशियो में, तो कर दिया हम लोगों ने। अब इंटर सेगमेंट सेल भी दिया है, तो जो भी इंटर सेगमेंट सेल है उसको भी ऐड कर देते हैं, तो हम लोगों का टोटल सेगमेंट रिवेन्यू निकल के आता है। अब रिवेन्यू का सारा काम हो गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस और जितना भी एक्सपेंस है उसको लेस करते हैं। रिवेन्यू का काम तो हो गया, अब एक्सपेंस लेस करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है तो उसको लेस करेंगे। फिर इंटरप्राइज का एक्सपेंस दिया हुआ है, उसको एलोकेट करना है 5:4:2 का बेसिस पे, तो उसको कर देंगे। इसके बाद फिर इंटर सेगमेंट एक्सपेंस दिया है तो उसको भी लेस कर देंगे, तो निकल के आ जाएगा प्रॉफिट, मतलब सेगमेंट रिजल्ट। सेगमेंट रिजल्ट कैसे निकलता है? सेगमेंट रिवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंस। सेगमेंट रिवेन्यू ढेर सारा था, सेगमेंट एक्सपेंस भी बहुत सारा था, लेस कर दिए तो सेगमेंट रिजल्ट आ गया। अब ये सवाल रेपिटेशन है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लें। ये सवाल भी रेपिटेशन है तो मैं इसे भी स्किप कर रहा हूँ। अब ये सवाल भी रेपिटेशन है तो इसे भी मैं स्किप करना चाहता हूँ। याद रखिएगा कि जो भी मैं स्किप कर रहा हूँ उसे आप पॉज करके एक बार ज़रूर देखें। हो सकता है कि एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। लगभग हर तरह के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है और यही उम्मीद है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है रिगार्डिंग AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।